हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में कि बजट क्या होता है, बजट के बारे में संविधान में कहां लिखा हुआ है, केंद्र सरकार का बजट तैयार कौन करता है और प्रस्तुत कौन करता है, बजट को पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है, बजट के अलग अलग पार्ट्स क्या है और वो सारी बातें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं बजट को जानना। बजट को यदि आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हम अपने घर में अपना बजट बनाते हैं कि इस महीने की हमारी आय इनकम कितनी रहने वाली है और हमारे अलग अलग खर्चे क्या हैं, तो इस आय और इस खर्चे का विवरण ही कहलाता है बजट। तो ये आय और खर्चे का विवरण जब सरकार करती है और मुख्य रूप से हम केंद्र सरकार के बारे में देखें तो पूरे देश के लिए इस आय और खर्चे का विवरण जब तैयार करती है हर वित्तीय वर्ष के लिए, तो उसे ही कहा जाता है बजट। ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष मतलब कि 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक का समय जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष कहलाता है और सरकारें इसी वित्तीय वर्ष के लिए आय और खर्चे का विवरण प्रस्तुत करती है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? जैसे कि हम वित्तीय वर्ष 2023-24 की यदि बात करें तो 2023 के 1 अप्रैल से लेके 2024 के 31 मार्च तक का समय होता है वित्तीय वर्ष और इसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारें आय और खर्चे का विवरण प्रस्तुत करती है जिसे हम बजट कहते हैं। तो बजट क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का, अनुमानित खर्चे का विवरण, अनुमान ही लगाना पड़ता है क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। 2023-24 के लिए बजट जब प्रस्तुत किया जाएगा तो वो 1 अप्रैल से पहले ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर 2023-24 के वित्तीय वर्ष में सरकार अपने बजट के अनुरूप काम करेगी। इस बजट के बारे में संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान का अनुच्छेद 112, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंतर्गत। अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में बजट के बारे में प्रावधान है, लेकिन वहां बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, हर साल का वित्तीय विवरण जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले आपको कि क्या संविधान में कहीं बजट शब्द लिखा हुआ है, तो बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है। इस बजट को तैयार कौन करता है? केंद्र सरकार के मामले में देखें तो केंद्र सरकार के अंतर एक मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। इस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसे हिंदी में आर्थिक कार्य विभाग कहा जाता है, उसके अंतर्गत एक बजट प्रभाग आता है, वो ही इस बजट को तैयार करता है। देखिए, बजट के लिए अलग अलग मंत्रालय अपनी अलग अलग डिमांड और अलग अलग खर्चे के बारे में विवरण वित्त मंत्रालय को यानी फाइनेंस मिनिस्टर को भेजते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आर्थिक कार्य विभाग पूरा मसौदा या यूं कहे ड्राफ्ट तैयार करता है। तो बजट तैयार कौन करता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या आर्थिक कार्य विभाग करता है। और जब ये बजट का किताब, यूं कह लीजिए बजट की किताब जब तैयार हो जाती है तब प्रस्तुत कौन करता है? तो संसद में वित्त मंत्रालय, भारत के जो वित्त मंत्री है वो संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। और किस तारीख को किया जाता है? देखिए, तारीख के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। अभी तक हम फरवरी लास्ट में या मार्च के मिड तक बजट प्रस्तुत करते आए थे, लेकिन इसकी वजह से बजट पारित होने में काफी समय लग जाता था और वित्तीय वर्ष भी शुरू हो जाता था। लेकिन 2016 से सरकार 1 फरवरी से ही बजट को प्रस्तुत करने लगी है ताकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही बजट पूरा पारित हो जाए और सरकार अपने
खर्चे और आय का काम शुरू कर सके। तो आपको याद क्या रखना है, बजट तैयार कौन करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आर्थिक कार्य विभाग। प्रस्तुत कौन करता है, भारत के वित्त मंत्री। कहां प्रस्तुत करते हैं, संसद के दोनों सदनों में। और किस तारीख को, 1 फरवरी को। क्या 1 फरवरी वाली डेट संविधान में कहीं लिखी हुई है, नहीं। अब बजट के अंतर्गत आता क्या है, मोटे तौर पर हमने देख लिया है कि सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे के बारे में इस बजट में लिखा होता है। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट देखे जाए तो राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान इस बजट में लिखा होता है। राजस्व और पूंजी प्राप्ति क्या होती है, राजस्व मतलब टैक्स से सरकार को क्या पैसा मिलता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गए, इस तरह के टैक्स से क्या सरकार को पैसा मिलने वाला है। साथ ही रेलवे सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, किताबों को बेचने से सरकार को कितना पैसा मिलता है, वो राजस्व प्राप्तियों में आएगा। और पूंजी प्राप्ति में क्या आएगा, पूंजी प्राप्ति में सरकार कितना लोन ले रही है। अगर सरकार कहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब किसी कंपनी के शेयर बेच के पैसा कमा रही है, तो वो भी पूंजी प्राप्तियों में आएगा। इसके अलावा व्यय का अनुमान, व्यय में भी राजस्व व्यय और पूंजी व्यय होते हैं, समझेंगे हम आने वाली स्लाइड्स में। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमने अनुमान लगाया था कि कितनी आय और कितना खर्चा होने वाला है, वो इस साल हम बताएंगे कि एक्चुअल में कितनी आय हुई थी और कितना खर्चा हुआ था। और ये जो एक्चुअल खर्चा और एक्चुअल आय जब हमें पता लग गई है, और पिछले साल जब हमने अनुमान लगाया था, तो देखिए एग्जैक्ट अनुमान के बराबर तो एक्चुअल चीज हो नहीं सकती है। जैसे कि कोविड-19 के दौरान ये जो कि आकस्मिक घटना थी, एक पेंडेमिक था, तो सरकार को पहले से तो अनुमान नहीं था 1 साल पहले कि हमारा इसमें खर्चा होने वाला है। लेकिन कोविड-19 में चूंकि मुख्य रूप से मेडिकल सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो ये एक तरह से ये अंतर आ गया। तो सरकार इस साल क्या बताएगी कि हमने पिछले साल क्या अनुमान लगाया था और पिछले साल क्या एक्चुअल खर्चा हो गया। तो हो सकता है कि वहां पर घाटा आ जाए या वहां पर बेनिफिट हो जाए। हालांकि बेनिफिट होने के चांस बहुत कम रहते हैं, मुख्य रूप से घाटा ही होता है। तो सरकार यह भी बताती है कि पिछली वर्ष के अनुमान और एक्चुअल में कितना अंतर आ गया है। साथ ही राजस्व बढ़ाने के क्या तरीके और क्या साधन अपनाएंगे, सरकार बजट में यह भी बताती है कि हम अपनी आय कैसे बढ़ाएंगे। साथ ही आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियां भी बताती है कि हम क्या क्या स्कीम्स लाने वाले हैं, कहां रोड बनाने वाले हैं, कौन कौन सी नई ट्रेन शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बजट में होती है। अब बजट जब संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, उससे लेकर बजट जब पारित हो जाता है, तो उसके बीच में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। बजट के मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री बजट की प्रस्तुति करेंगे संसद में, उसके बाद दूसरे स्टेज पर इस पर आम चर्चा होगी, सभी सांसद लोग इस पे आम चर्चा, आम बहस करेंगे। इसके बाद तीसरे स्टेज में जो अलग अलग विभागों की समितियां होती है, वो इस बजट को जांच करेगी। चौथे स्टेज में अनुदान मांगों पर मतदान होगा, मतलब हर मंत्रालय द्वारा अलग अलग जो मांग की गई है उस पर मतदान होगा पूरे संसद में कि हां उसको कितना पैसा देना है। इसके बाद 5वें स्टेज में विनियोग विधेयक पारित होगा और 6ठे स्टेज में वित्त विधेयक पारित होगा। क्या होता है ये विनियोग और वित्त विधेयक? विनियोग विधेयक मतलब कि सरकार को अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिएगा। अब ये पैसा लेगी कहां से? एक तिजोरी होती है सरकार की, हालांकि ये फिजिकल तिजोरी नहीं होती है, लेकिन आप इसे ऐसे ही समझिए कि एक तिजोरी होती है जिसमें सारा पैसा रखा होता है। टैक्स से आया हुआ पैसा, नॉन टैक्स जैसे कि रेलवे और पोस्टल सर्विसेज, किताबों के बेचने से जो पैसा आया है, ऋण से जो पैसा आया है, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा कमाया है, वो सारा इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। आप इसे एक तिजोरी के रूप में समझिए। तो इस तिजोरी से पैसा प्राप्त करने के लिए सरकार को संसद की अनुमति चाहिए होती है, और इसी अनुमति का नाम है विनियोग विधेयक। जब यह विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा, उसके बाद ही सरकार इस CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नामक तिजोरी से पैसा निकालने के काबिल हो पाएगी।
लेकिन इस तिजोरी में पैसा कैसे आएगा, इसके लिए भी सरकार को परमिशन की जरूरत होती है, संसद की। तो इस परमिशन कि टैक्स कितना हम लगाएंगे, टैक्स के लिए अलग अलग प्रावधान, अलग अलग प्रतिशत क्या होने वाले हैं, इसके लिए जो विधेयक लाया जाता है वो होता है वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल। तो ये विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में लिखा हुआ है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में लिखा है। तो ये अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए कि अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में लिखा है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल के बारे में लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि बजट के अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग घटक क्या होते हैं। हालांकि पूरा बजट एक ही होता है, लेकिन आय और व्यय की प्रकृति के अनुसार बजट के दो भाग किए हैं। एक तो रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट, यानी कि एक राजस्व बजट और एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में जो आय होगी उसे राजस्व प्राप्तियां कहेंगे और राजस्व बजट में जो खर्चा होगा उसे राजस्व व्यय कहेंगे। पूंजीगत बजट में जो आय होगी उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे या पूंजी प्राप्तियां कहेंगे और पूंजीगत बजट में जो खर्चे होंगे उसे पूंजीगत व्यय करेंगे। एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू बजट या राजस्व बजट की बात कर देते हैं। राजस्व बजट में जो चीजें या जो आय मिलेगी उसे हम राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट? जैसे कि सरकार टैक्स से पैसा कमाती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स हो गया, आपका कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, इसमें जिस पर टैक्स का भार पड़ रहा है और जो टैक्स दे रहा है वो सेम व्यक्ति है। तो इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स हो गए, या इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जिस पे टैक्स का भार पड़ रहा है और जो टैक्स दे रहा है वो अलग अलग व्यक्ति है। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट के लिए टैक्स दे रहा है कस्टमर, लेकिन सरकार को जो टैक्स दे रहा है वो दुकानदार दे रहा है। तो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो किस में आ जाएंगे? राजस्व प्राप्तियों में आ जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा सरकार जो ट्रेन से पैसा कमाती है या फिर पोस्टल सर्विसेज से जो पैसा कमाती है या फिर अलग अलग किताबें पुस्तिकाएं ये बेचकर जो पैसा कमाती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्तियों में आएगा। राजस्व प्राप्तियों में चूंकि हमने किसी से लोन नहीं लिया है बल्कि टैक्स से पैसा कमाया है, तो ये किसी प्रकार का दायित्व सर्जित नहीं करती है। यदि आप लोन लोगे तो लोन चुकाने का एक दायित्व पैदा हो जाएगा। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्तियां है, वो किसी प्रकार का दायित्व सर्जित नहीं करती है और न ही परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है। यानी कि ये जो टैक्स का पैसा है वो आपने कोई चीज बेचकर नहीं कमाया है, यानी कि आपकी संपत्तियों में कोई कमी नहीं हुई है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। कैपिटल बजट में, पूंजीगत बजट में जो प्राप्तियां मिलती हैं, जो आय होती है, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट में मुख्य रूप से क्या क्या चीज आएगी कि हम बाजार से, आरबीआई से या फॉरेन से कोई पैसा उधार ले रहे हैं, वो आ जाएगा आपकी पूंजीगत प्राप्तियों में। साथ ही अगर सरकार किसी कंपनी के शेयर बेच रही है तो वो भी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि एयर इंडिया के शेयर बेचे और एयर इंडिया को कंप्लीटली टाटा को बेच दिया गया, तो एयर इंडिया को बेचने से सरकार को जो पैसे मिले वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएंगे। तो पूंजीगत प्राप्तियां एक तो सरकार के लिए दायित्व सर्जित करती है, चूंकि इसमें लोन आ गया तो लोन वापस चुकाना पड़ेगा, तो दायित्व सर्जित करती है। साथ ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है। जैसे कि एयर इंडिया पहले सरकार का हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने इसको बेच दिया है, तो एक तरह से सरकार की संपत्तियों में कमी आ गई है, तो यह परिसंपत्तियों में कमी करता है। अब बात करते हैं कि खर्चे के बारे में। खर्चा एक तो होता है राजस्व व्यय और एक होता है आपका पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन देना पड़ता है, इसके अलावा डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे, चाहे वो सब्सिडी हो, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सारी चीजें चूंकि कोई संपत्ति बनाते नहीं है
और न ही कोई दायित्व को खत्म करते हैं। यदि आपने लोन वापस चुकाया तो एक तरह से आपका दायित्व खत्म हो गया, या फिर आप खर्चा कर रहे हो रोड बनाने में तो संपत्ति बनी, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आएंगे जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, डिफेंस पे हो गया, या अलग अलग सब्सिडी हो गई, या फिर ग्रांट हो गया, या लोन के लिए आप ब्याज दे रहे हो तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आएगा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि वेतन यानी कि सैलरी और पेंशन किस में आएंगे? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, राजस्व व्यय में आएंगे। इसके अलावा जो लोन से संबंधित बात है वो पूंजीगत में आएगा, लेकिन लोन से संबंधित ब्याज की जो बात है वो आपके रेवेन्यू में आएगा। तो ब्याज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ब्याज कैपिटल में नहीं आएगा, पूंजीगत में नहीं आएगा, ये रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सब्सिडी, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, फ्यूल सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, सब्सिडी सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगी। दूसरा खर्चा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में जैसे कि आपने जो लोन लिया था वो आप दे रहे हो, वो वापस चुका रहे हो, या आप नई नई कंपनियों के शेयर खरीद रहे हो, नई रोड बना रहे हो, नई भवन खरीद रहे हो, नई वंदे भारत ट्रेन ला रहे हो, वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए नई नई मशीनरी खरीद रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण सरकार की परिसंपत्तियां बनती है और साथ ही सरकार के दायित्व में कमी आती है। संपत्ति कैसे बनेगी? जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, भूमि खरीद ली, भवन बना लिया, सेंट्रल विस्टा बना लिया, या मशीनरी खरीद ली, वंदे भारत के लिए मशीनरी खरीद ली। साथ ही केंद्र सरकार यदि राज्य सरकार को ऋण देती है तो यह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। ऋण या लोन कैपिटल के भाग है और ब्याज रेवेन्यू के भाग है। दूसरा, सरकार के दायित्व में कमी आती है, जैसे कि आप कर्ज वापस चुका देते हो तो सरकार के दायित्व में कमी आती है। तो यह था बजट के अलग अलग भाग। अब हम समझते हैं बजट के अलग अलग घाटों के प्रकार के बारे में। देखिए, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है वो आने वाले साल के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एक तरीके से अनुमानित आय और अनुमानित व्यय होती है। लेकिन जब यह साल खत्म हो जाएगा और जब नेक्स्ट बजट प्रस्तुत किया जाएगा तब इस साल को वापस से देखा जाएगा कि एक्चुअल में कितना आय हुआ था और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ था। जब एक्चुअल आय और एक्चुअल खर्चे के बीच में जब डिफरेंस देखा जाएगा तभी पता चलेगा कि हमें घाटा हुआ है, लाभ हुआ है, या जितना आय आई है उतना ही व्यय हुआ है। लेकिन मैक्सिमम केस में 99.99% केस में हमेशा बजट में घाटा ही होता है। मतलब कि सरकार का खर्चा सरकार की आय से ज्यादा ही होता है, जैसे कि हमने कोविड-19 के एग्जांपल के माध्यम से समझा था। तो बजट घाटा क्या होता है? जब बजट में खर्चा ज्यादा हो जाए बजट की आय से। इस बजट घाटे के मुख्य रूप से 3 प्रकार हमें देखने होते हैं। राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट, और प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। एक एक करके समझते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? जो हमने रेवेन्यू बजट देखा था, राजस्व बजट देखा था, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय है, उनके बीच में जो डिफरेंस आ जाए, यानी कि राजस्व व्यय ज्यादा हो जाए राजस्व आय से, तो उसे कहा जाएगा राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। जो रेवेन्यू बजट था उसके आय और व्यय में जो डिफरेंस आया वो राजस्व घाटा कहलाएगा। दूसरा है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इस पूरे ही बजट में व्यय और आय के बीच में जो डिफरेंस आता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। हालांकि सरकार क्या करती है कि जो आपने लोन लिया, सरकार ने जो लोन लिया वो भी इस बजट का हिस्सा बना देती है। तो बजट घाटा जो है वो जीरो दिखने लगता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे यदि आपकी आय 30,000 रुपए है लेकिन आपका खर्चा 40,000 रुपए हो गया, तो आप वो 40,000 रुपए खर्चे को कैसे मैनेज करोगे? आप 10,000 रुपए कहीं से उधार लाओगे, तो बाहर वाले को दिखेगा कि आय और व्यय बराबर हो गया। 40,000 कमाया और 40,000 ही इनका खर्चा हो गया, लेकिन 10,000 ये जो अमाउंट है वो लोन के रूप में आपकी आय हुई है, वो आपको चुकाना होगा बाद में।
तो जब इस पूरे बजट वाले भाग से लोन वाले हिस्से को हटा दोगे तब जो डिफरेंस आएगा, तब जो व्यय ज्यादा होगा आय से, वो ही कहलाता है राजकोषीय घाटा। जैसे कि इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 30,000 आपकी आय है और 40,000 रुपए आपका खर्चा हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया? 10,000। और ये 10,000 डिफरेंस को आपने बराबर कैसे किया? लोन लाके। तो जो लोन है या जो डिफरेंस है वो ही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, इसमें उधार को छोड़ दिया जाए तो उधार आप छोड़ दीजिए, उधार छोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10,000 ऐसे आ जाएगा। या सिर्फ उधार को देखिए तो भी वही आंकड़ा आएगा। तो राजकोषीय घाटा क्या है? एक तरह से उधार ही है। अब ये उधार चाहे आप आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर लो, या बाजार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर लो, या फिर फॉरेन से, विदेश से लो, सारे उधार जोड़ दिए जाएंगे तो आ जाएगा राजकोषीय घाटा। तीसरा है आपका प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। देखिए, सरकार का बहुत सारा पैसा पिछले साल जो लोन लिया था उसको चुकाने और उसका ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो जब इस राजकोषीय घाटे से पुराने ब्याज को माइनस कर दिया जाएगा, सरकार कहेगी नहीं ये तो पुराने साल का ब्याज दिया है हमने, तो जो आंकड़ा आएगा वो प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा कहलाएगा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो कि मुख्यतः हमें लोन के बारे में बताता है, ऋण के बारे में बताता है। उसमें से पिछले साल का यदि ब्याज घटा दो तो जो आंकड़ा आएगा वो ही कहलाता है प्राथमिक घाटा। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में ही प्रस्तुत हो गया था, जब भारत आजाद हो गया था। और इस बजट को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? आर.के. चिट्टी साहब। तो ये सारी बातें थी बजट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए एकदम टू द पॉइंट रहने वाली है। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।